हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं वो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो होता है। और आज के वीडियो में मैं चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में बेसिकली टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की ज़्यादा बातें करता हूं। तो जहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना होता है वहां पर हम बाइंग या सेलिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर वैल्यू बाइंग या वैल्यू सेलिंग की हम बात नहीं करते हैं, ओवरबोट या ओवरसोल्ड की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न हैं उनकी बात करते हैं, जैसे ट्रायंगल पैटर्न हो गए, या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न है, या फिर हेड एंड शोल्डर है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, या फिर हमारा कप विद हैंडल पैटर्न है। इस तरह के पैटर्न्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरा पर्पस यहाँ पर वीडियो बनाने का ये होता है कि मैं आपको सिखा सकूं कि इन पैटर्न्स को किस तरह से देखना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए टेक्निकली, और कहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए। यहाँ पर मेरा पर्पस आपको कोई रिकमेंड करना नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपने ही डिसीजंस लें। मेरे कहने से यहाँ पर कोई भी आप डिसीजन ना लें। तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको सिखाना है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सन टीवी नेटवर्क की बात करेंगे, और सन टीवी नेटवर्क में ये देखेंगे कि आज इस चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में हम क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है और कैसे आती है। तो जैसे वैसे तो ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न के बेस पर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं एक बार बिजनेस भी डिस्कस कर लेता हूं, फाइनेंशियल्स भी डिस्कस कर लेता हूं, और फिर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर आते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब तक बिजनेस और फाइनेंशियल्स एनालाइज नहीं करते तब तक मुझे अंदर से कम से मुझे विश्वास नहीं आता, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्योंकि अगर बिजनेस और फाइनेंशियल्स अगर सपोर्ट कर रहे होते हैं और टेक्निकल चार्ट पैटर्न वहां पर डेवलप हो रहा होता है, तो उसके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं। तो जहां तक बात करें इसके बिजनेस की, तो हम सबको पता है कि साउथ इंडिया में इसकी वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड है। और दिस इज द लार्जेस्ट टीवी चैनल नेटवर्क और टीवी चैनल कंपनी है साउथ इंडिया की। तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नडा, तो इन चारों ही लैंग्वेज में इनके चैनल्स हैं, और काफ़ी अच्छा है, मतलब लार्जेस्ट हैं। वहाँ का सारा हो कमांड इसी कंपनी के पास है, और ये ऑलमोस्ट पूरा ही अपना साउथ इंडिया कवर हो जाता है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो बिजनेस की तो कोई कमी है ही नहीं। जहां तक बात ये करते हैं कि लोगों ने अब यूट्यूब देखना शुरू कर दिया है, या फेसबुक पे ज्यादा लोग रहते हैं, टीवी पर कम रहते हैं, तो मैं एक चीज बता दूं कि टीवी पर कम रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने टीवी देखना होता है वो अब यूट्यूब पर टीवी ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब पर कुछ और देख रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी इनके सीरियल्स हैं, जो मूवीज हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीजें यूट्यूब पर भी चलती हैं। सारे ही चैनल्स यूट्यूब पर लाइव चलते हैं आज की डेट में। उसमें कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं है। आप YouTube पर कोई भी चैनल को लाइव करके सर्च करोगे तो YouTube पर भी लाइव चैनल एज इट इज आ रहा होगा। तो इन्होंने अपने आप को उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में ले आए हैं, ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो यहां से वो रिस्क खत्म हो गया है कि यार लोगों ने तो YouTube देखनी शुरू कर दी है, बिकॉज पीपल आर ऑन द मूव एंड दे हैव ए मोबाइल फोन विच हैज ए लार्ज स्क्रीन। तो लार्ज स्क्रीन पे वो बाकी कुछ देखेंगे, तो बाकी कुछ तो देखते ही हैं, लेकिन टीवी भी चलता है, कंटेंट मेकर यही हैं आज की डेट में भी। तो वो सब चीजें इनकी चल रही हैं एज इट इज। तो ये चीज तो बिजनेस इनका अच्छा है, लगातार चल रहा है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, मार्केट लीडर हैं अपने एरिया में, तो उस चीज का कोई रिस्क ही नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स में जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 75% है, यानी कि जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग सेबी की तरफ से अलाउ है प्रोमोटर्स के पास, वो उन्होंने मेंटेन की हुई है। ये सुपर्ब है। आरओसीई की जब बात करें तो मैं 30% आरओसीई को बहुत 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 अच्छा मानता हूं। ये पूरा 30% ही है, 29.9% अमेजिंग है। जो स्टॉक पी है वो 14 है, मतलब मार्केट लीडर 75% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0, यानी कि लोन है ही नहीं। और उसके बावजूद अगर स्टॉक का जो पी है वो 14 है ना, तो यानी कि इसके पास यहां से ऊपर जाने का, विदाउट इसके वैल्यूएशन के जो हाई हुए या कॉस्टली हुए, इसके पास यहां से बहुत ज्यादा बढ़ने का स्कोप है। जो कंपनी 75% शेयर होल्डर्स के पास हो, जीरो इक्विटी डेट हो, डेट इक्विटी रेशियो हो, और उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 हो, वो 30 के पीई पर भी आराम से ट्रेड कर सकती हैं। तो अगर इसका कुछ इंक्रीज नहीं होता और 30 का पीई पहुंच जाता है, क्योंकि इसने पास्ट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, आगे भी अच्छी ग्रोथ है, लोगों के पास जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जो फ्री जो पैकेजेस आए हैं इंटरनेट
इंटरनेट के कि आप सिर्फ 300 रुपये दो या 200 रुपये दो, अनलिमिटेड चलेगा। तो उन सब चीज़ों ने इन प्रोग्राम को दिखाना देखना और ज़्यादा आसान कर दिया है मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो ये बिजनेस इनका ग्रो करने ही वाला है। कोई भी कंपनी इनको टेक ओवर करे या कुछ भी करे तो भी ये बिजनेस तो आगे ग्रो करेगा, क्योंकि मीडिया तो सबको चाहिए ही, किसी भी फॉर्म में चाहिए, लेकिन मीडिया तो चाहिए। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की, एक बार वो भी निगाह डाल लेते हैं। देखो करंट क्वार्टर में पिछले 2-3 क्वार्टर में जो रेवेन्यू कम हुई है उसका सीधा सा रीजन है लोगों ने, ऐसा नहीं है कि टीवी देखना कम किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन टीवी ज्यादा देखने से इनकी रेवेन्यू नहीं बढ़ती है, बल्कि इन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ती है जब जो बाकी कंपनीज हैं वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा खर्च करती हैं। तो जो बाकी कंपनीज हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर इस पूरे दौरान कम खर्च किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सेल्स थोड़ी सी कम होने वाली है, और जब सेल्स कम होती है तो उनको अपने बजट भी कम करने होते हैं, एडवर्टीजमेंट का भी बजट कम करना होता है। तो जब वो बजट कम होता है तो इनकी रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो कई बार हम इस चीज को ये सोच लेते हैं कि यार लोगों ने तो टीवी ज्यादा ही देखा है, लोगों ने तो यूट्यूब ज्यादा ही देखा है, तो फिर इनकी रेवेन्यू को कम क्यों हुई है? रेवेन्यू कम इसलिए हुई है क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस कम हो गया है बाकी कंपनीज का, क्योंकि उनको अपना बजट ऐसे में थोड़ा सा लिमिटेड रखना होता है, क्योंकि वो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। तो अब जब आगे चल के चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होती जाएंगी, कंपनीज भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा एक्सपेंस स्पेंड करेंगी, तो इनकी रेवेन्यू वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी बढ़ेगी। और उस सब चीजों के बावजूद भी जो इनका सितंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है दैट इज 335 करोड़, वो पूरी रेंज में ही है। इनको कुछ एज सच कोई बहुत बड़ा हिट नहीं लगा है। मार्च क्वार्टर में हिट था, जून क्वार्टर में हिट था, लेकिन ये वापस से आए हैं अच्छे से और इनका नेट प्रॉफिट वापस से अच्छा हो गया है। और जहां तक लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ की बात करें तो 1000 करोड़ की सेल्स थी और सेल्स बढ़ते बढ़ते 3700 करोड़ 3500 करोड़ तक पहुंच गई है, 3.5 गुना हुआ है, 3.5 टाइम्स। और नेट प्रॉफिट भी इनका 368 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1400 करोड़ तक पहुंचे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ साफ साफ है, लगातार इनका जो इनकम है, जो इनकी ग्रोथ है वो यहाँ पर नजर आती है। बैलेंस शीट की बात करें तो इनके ऊपर जीरो लोन है, डेट इनको रखना ही नहीं है, तो जीरो है, ये अपने आप में सुपर बैलेंस शीट की पहचान है। और जो ओनर्स का पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का, वो रिजर्व 1500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 6000 करोड़ हो गया है, तो यानी कि 4 गुना इन्होंने पैसा कर लिया है। तो ये सारी चीजें सुपर्ब हैं। जितना भी इनका नेट प्रॉफिट होता है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लगातार इनके पास बुक्स में भी आ रहा है। तो जितना पैसा कमा रहे हैं वो इनके पास कैश के रूप में भी आ रहा है। और जो सबसे सॉलिड, सबसे सुपर बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि प्रोमोटर्स ने 75% शेयर होल्डिंग अपनी मेंटेन की है। एफआईआई के पास 10.89% है, डीआईआई के पास 5.25% है और पब्लिक के पास 8.86% है। लेकिन यहां पर जब हम 8.86 देखते हैं ना पब्लिक के पास, तो मैं ये कहता हूं कि एक बार इसकी डिटेल में भी जाके देख लो कि इनमें से रिटेल पब्लिक के पास कितनी है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कितनी है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आप ये देखोगे 1.79% एक के पास है, 1.74% एक के पास है एंड 1.14% एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो जब ये चारों का हम टोटल करते हैं तो ये 3.5%, 3.5 एंड 1, तो ये लगभग 4.5% हो जाता है। यानी कि 8.5% में से 8.8% में से 4.5% तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, 3 के पास है, बची हुई सिर्फ 4.5% ही पब्लिक के पास है। तो यानी कि 100% में से सिर्फ 4.5% पब्लिक के पास है और सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये अपने आप में सुपर वेरी गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न को जताती हैं। मतलब कॉन्फिडेंस देखो सभी लोगों का इस कंपनी में कि इस कंपनी ने तो आगे बढ़ना ही है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ एंड द फाइनल स्टेज ऑफ दिस वीडियो, तो यहां पर ये पूरी की पूरी गिरावट होनी शुरू हुई जनवरी 18 से। और जनवरी 18 में आपको पता है कि बहुत सारे फेरबदल हुए थे। सेबी की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी मिड कैप कंपनीज को लेकर एंड स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर, क्योंकि ये मिड कैप में फॉल करती है, क्योंकि ये टॉप 100 कंपनीज का पार्ट नहीं है मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अभी लगभग 17,000 करोड़ है और उस टाइम भी ये मिड कैप में ही थी। और अगर हम ये देखें तो उसके बाद में जो इसमें फॉल आया है उसकी शुरुआत हुई थी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस की वजह से, लेकिन जो इसका टोटल ये पैटर्न बना है ना, इसको राउंडिंग पैटर्न कहते हैं। एंड राउंडिंग पैटर्न मुझे बहुत सुपर लगता है। राउंडिंग पैटर्न हमेशा एक्यूमुलेशन को जताता है। जो नीचे से इस तरीके से राउंडिंग पैटर्न बने वो एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होता है। एक ये स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के साथ में
जो करंट में प्राइस ये चल रहा है वो 200 दिन मूविंग एवरेज के पास चल रहा है। वैसे तो यहाँ पर हम 200 दिन मूविंग एवरेज को देखते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस दे देता है कि ये चीज़ें महँगी नहीं हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन-सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है, एक तो ये राउंडिंग बॉटम है, उसके साथ में जो यहाँ पर बनता है, ये बनता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और राउंडिंग पैटर्न के बाद में अगर एंड में बिल्कुल राउंडिंग पैटर्न के एक्यूमुलेशन के एंड में अगर आपको इस तरह का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आए, तो उसको मैं बोलूंगा आंख बंद करके भी अगर हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उठा लेंगे ना, तो मोटे पैसे बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें पैटर्न एग्जैक्टली बन क्या रहा है, कैसे बन रहा है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। और राइट शोल्डर के यहां से उठने की शुरुआत है। जो उठने की शुरुआत है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं वो कैसे बनती है। मैं यहां से इस राउंडिंग को हटा देता हूं जिससे हमें थोड़ा सा इसको समझना इजी हो जाए और हम कंफ्यूज नहीं हो। तो ये हमारा बनता है एक मैं राउंडिंग बॉटम को यहां से हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने। और यहाँ से जो ये राइट हैंडेड शोल्डर हट अपना घूमना शुरू हुआ है ऊपर की तरफ से, यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छी स्पाइक है और अच्छी वॉल्यूम के साथ है। तो यानी कि कल जो इसमें तेजी आई है वो अच्छी तेजी आई है। एक तेजी यहाँ पर भी आई थी, तेजी के बाद में फिर ये रुका, फिर वापस आया, लेकिन इसने इस नीचे का जो सपोर्ट है राइट शोल्डर का उसको नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस आता है वो एग्जैक्टली यही आता है जो राइट शोल्डर का बॉटम है। और राइट शोल्डर के बॉटम के बाद में अगर मैं ये कहता हूं तो स्टॉप लॉस के लिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो उस राइट शोल्डर में जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे अगर क्लोज हो तो ही हमें कैंडल को मानना चाहिए। अगर इंट्राडे में नीचे आए और वापस चली जाए तो उसको स्टॉप लॉस नहीं मानना चाहिए। तो डे क्लोज का हमें वेट करना चाहिए। अब डे क्लोज में वेट करने की बात यह है कि 328 पे मार्केट बंद होने से दो मिनट पहले अगर वो ऊपर वापस आ जाता है तो उसको हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो नीचे क्लोज हो जाती है कैंडल तो वहां से हमें निकल जाना चाहिए। दिस इज माय स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में। और अगर तो स्टॉप लॉस तो हमारा हो गया सिर्फ 7% का। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जब ये इस पैटर्न को तोड़कर ऊपर निकलेगा तो ये इसमें पूरा का पूरा जो टारगेट आता है वो कितना आता है। इसमें बहुत अच्छा टारगेट है, मैं करके देख चुका हूं, आपके सामने कर रहा हूं। तो इस पूरे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो डेप्थ है उस डेप्थ को अगर हम ब्रेकआउट लेवल से ऊपर लेते हैं जिसको हम नेक लाइन भी कहते हैं, तो उसका हमारा टारगेट हमारा ये निकल कर आता है। दिस टारगेट इज 758 राइट नाउ। दिस इज कोटिंग एट 439 439 रुपए पर ट्रेड कर रहा है 439 पर। एंड द टारगेट टेक्निकली इज कमिंग 758। और ये टारगेट को अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में निकालूं करंट प्राइस से तो ये कितना निकल के आता है मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज 72%। मतलब कितनी अमेजिंग बात है। इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अगर रूप में देखा जाए तो हमारा रिस्क है 7% का और जो रिवॉर्ड है वो है 72% का, यानी कि खोने के लिए सिर्फ 1 रुपया और पाने के लिए 10 रुपए हैं। तो इस तरह के जब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर ट्रेड करते हैं तो अगर हमारा चांसेस 50-50 भी होता है ना और हम 10 ट्रेड करते हैं तो भी खोने के लिए 10 ट्रेड में से अगर 5 ट्रेड हमने माइनस में कर दिया तो हमारा 35% गया, लेकिन 5 ट्रेड हमारे प्लस के आ गए तो 350% आया। 35 मतलब 350 में से 35% निकल भी गया ना, 350% गेन में से 35% लॉस निकल भी गया तो भी 300% से ज्यादा का गेन बैठता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपने इतना ज्यादा फेवर में है, कमाने के लिए 72% है, खोने के लिए सिर्फ 7% है स्टॉप लॉस के केस में, तो ये एक अच्छा ट्रेड है। और यहां पर अगर हम ये देखें 758 तक जाने में भी जो इसका जो रेंज है ये लाइफ टाइम हाई तक तो तब भी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह का जब लाइफ टाइम हाई से तक पहुंचने से पहले ही अगर हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो है एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पैटर्न हो उसका टारगेट आता हो ना, तो वहां तक पहुंचना उसका और भी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड चीजें नहीं होती हैं और ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आता। तो ये एक बहुत सिंपल सा अमेजिंग सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पर बिल्टअप हुआ है, हैविंग ए गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो।
और कंपनी सुपर है, इसके रेशोज वगैरह हम चेक कर चुके हैं, कंपनी का बिजनेस भी चेक कर चुके हैं। तो ये चार्ट ऑफ द वीक है। मैं अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपना ट्रेड लेता हूं, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपना ट्रेड लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, उनको भी नॉलेज थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अपने और आपके टेक्निकल एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, पॉलिश करने की बात कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock एक नई वीडियो के साथ में आता हूं। और मैं कल की वीडियो का आपको नाम बता देता हूं अभी से, जो मैं लेकर आने वाला हूं, कि वोडाफोन आइडिया में की जो सच्चाई है ना वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो बहुत सारी बातें होती है ना कि वोडाफोन आइडिया में इतना सारा पैसा आने वाला है, मतलब प्रमोटर्स इतना लगाने वाले हैं, और इसके वीआई के नाम से इन्होंने ब्रांडिंग की है, बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, मैंने उसमें क्या चीज देखी है मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। उसको देखने के बाद में आप री इवेल्युएट जरूर करना अगर आपके पास वो शेयर्स हैं, और अगर नहीं है तो भी एक बार जरूर चेक करना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस इवनिंग, मजे करो यार।